जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम करंट क्विज जो आपका करंट अफेयर्स के नया वाला आया है 2024 वाला लेटेस्ट, इसमें आपका जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक का पूरा अपडेट है आपका करंट अफेयर्स का। ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश का वार्षिक संकलन है दोस्तों, समसामयिक घटनाओं का। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो राष्ट्रीय परिदृश्य इसका है इसको पूरा हम लोग कवर करेंगे। इस एक वीडियो में पूरा खत्म करेंगे आपका वस्तुनिष्ठ जितने भी राष्ट्रीय परिदृश्य के प्रश्न हैं। और ये जो करंट क्विज है आपका, ये घटना चक्र का जो आय दृष्टि आया हुआ है दोस्तों, ये उसी का है। ठीक है, उसी का ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न के फॉर्म में तब्दील कर दिया गया है। जो भी हमने राष्ट्रीय परिदृश्य क्लास आपको खत्म करा दिया है आपका आय दृष्टि वाला। ठीक है, अब ये वस्तुनिष्ठ वाला हम करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय में आपको आय दृष्टि कराऊंगा, फिर उसके बाद ये वस्तुनिष्ठ वाला कराएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसी तरह से हम आर्थिक और जितना भी है आपका उसका कवर करवाएंगे आपको। ठीक है, तो क्लास को आप लोग दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें कुछ कथन कारण वाले भी प्रश्न हैं और उसके नीचे जो इंपॉर्टेंट जो डिटेल है क्वेश्चन से रिलेटेड, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड वो दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको ये भी मिलेगा रिलेटेड स्टैटिक जीके, उससे संबंधित स्टैटिक जीके जो है फैक्ट है वो भी आपको दिया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये क्लास दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम लोग फटाफट देखते हुए चलेंगे। तो पहला है इसमें निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों आप लोग कथन देख सकते हैं दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन आपका उत्तर नीचे दिया हुआ, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। सी में क्या है, 1 और 2 दोनों कथन आपका सही है। यानी कि 1 में क्या दिया हुआ है, 21 से 23 सितंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर रहे। और दूसरा है इस यात्रा के दौरान उन्होंने चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। अब देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा ये कब हुई थी आपका, 21 से 23 सितंबर 2024 के मध्य हुई थी। और इस यात्रा के दौरान उन्होंने वहां आयोजित चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लिया था। साथ ही उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को तथा UNGA में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। और दोस्तों अमेरिका ने भारत के लगभग 297 प्राचीन पुरावशेषों को, जिन्हें तस्करी कर बाहर ले जाया गया था, भारत को सौंपे। इन पुरावशेषों में 4000 वर्ष पुरानी भी कुछ वस्तुएं हैं जो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी तक की हैं। इनमें से ज़्यादातर पूर्वी भारत की टेराकोटा कलाकृतियां हैं, जबकि अन्य वस्तुएं पत्थर, धातु, लकड़ी तथा हाथी दांत से बनी हैं। इनमें से 10वीं 11वीं सदी की बलुआ मिट्टी से बनी अप्सरा की कलाकृति भी है। साथ ही 15वीं 16वीं सदी की जैन तीर्थकर की कांस्य मूर्ति, 3री 4थी सदी में बना टेराकोटा फूलदान, 17वीं 18वीं शताब्दी में भगवान गणेश की कांस्य मूर्ति तथा 15वीं 16वीं शताब्दी की उत्तर भारत से जुड़ी बलुआ पत्थर से बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमा शामिल है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके देख लीजिए आप लोग। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था, 4 जुलाई 1776 में। ब्रिटेन ने USA को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस वर्ष दी, 1781 में। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। भारत की स्वतंत्रता के समय कौन अमेरिका का राष्ट्रपति था, तो हैरी S. ट्रूमैन। भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, ड्वाइट डेविड आइजनहावर। ये वर्ष 1959 में यात्रा की थी। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है, आपका बराक ओबामा। तीसरा, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। तो दोस्तों ये कथन आपका 2 दे रखा है इसमें। ऑप्शन आपका देखिए उत्तर ए सही है इसमें, मतलब उत्तर ए में केवल एक सही है। यानी कि एक में क्या दिया, 19 से 22 सितंबर 2024 के मध्य यह कार्यक्रम भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ दोस्तों कौन सा, तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। ठीक है, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट आप डिटेल देख लीजिए। तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता का एक बड़ा कार्यक्रम है। ये कब आपका आयोजित हुआ था, 19 से 22 सितंबर 2024 के मध्य। कहां पर, भारत मंडपम नई दिल्ली में। किसके द्वारा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। मुख्य विषय क्या था आपका, प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भागीदार देश कौन था, जापान था। फोकस देश कौन था, वियतनाम और ईरान था। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। ये कथन दिया हुआ है आपका। तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन डी सही होगा, उत्तर डी में उपयुक्त सभी कथन। देखते हैं कथन में क्या क्या दिया। पहला है, देश में 2 चरणों में चुनाव करवाना। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाना। तीसरा है, दूसरे चरण में आम चुनाव के संपन्न होने के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाना।
चौथा है सभी चुनाव के लिए एक समान मतदाता सूची। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो चारों सही, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए इससे रिलेटेड, एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी प्रदाता मंजूरी किसने प्रदान किया? आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। कब? 18 सितंबर 2024 को उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें कौन थी? देश में 2 चरणों में चुनाव करवाना। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाना है दोस्तों। दूसरे चरण में आम चुनाव के संपन्न होने के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय का चुनाव यानी कि पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराना, और सभी निर्वाचनों के लिए एक समान मतदाता सूची और एक कार्यान्वयन समूह का गठन करना। दोस्तों, एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में उच्च स्तरीय समिति का गठन आपका भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2023 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया गया। और ये किस लिए? लोकसभा, राज्य विधानसभा और नगर पालिका और पंचायतों में एक साथ चुनाव के तौर तरीकों की जांच और सिफारिश करने हेतु। तो उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष आपका रामनाथ कोविंद थे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। उच्च स्तरीय समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषयक अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 14 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें हमने हाईलाइट कर दी और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके देख लीजिए। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? आपका राजीव कुमार है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 के दौरान हुआ था। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। वर्ष आपका ये मार्च 1950 से दिसंबर 1958 तक। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आपका जीवी मावलंकर। याद रखेंगे ये फैक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है आपका ऑप्शन ए, इसका सही होगा। ऑप्शन ए में देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, यानी कि केवल एक सही है। पहला वाला कथन इसमें सही है, देख लेते हैं। देखिए, 1 से 30 सितंबर 2024 के मध्य जो है देश भर में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 मनाया गया। ये कथन सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल देखिए, 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 कब मनाया गया? 1 से 30 सितंबर 2024 के मध्य। उद्देश्य क्या है? मिशन पोषण 2.0 के आधार पर जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना। किसके द्वारा? यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। और दोस्तों, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री आपका अन्नपूर्णा देवी कौन है? अन्नपूर्णा देवी ने गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से इसका शुभारंभ किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन है, ये भी कथन वाला है। ऑप्शन सी, उत्तर सी यहाँ पर सही है। सी में क्या है? पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला में क्या दिया हुआ है? 17 से 20 सितंबर 2024 के मध्य 8वां भारत जल सप्ताह 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और इसका मुख्य विषय क्या है? समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग था। दोनों कथन जो है आपका दोस्तों ये सही है, ठीक है। और इससे रिलेटेड डिटेल देख लीजिए। 8वां भारत जल सप्ताह 2024 ये कब? 17 से 20 सितंबर 2024 के मध्य और कहाँ? भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ था। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। मुख्य विषय क्या था? समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल यानी कि एनपीएस वात्सल योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन डी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। देख लेते हैं क्या क्या कथन। पहला कथन है, 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल योजना का शुभारंभ किया। यह नाबालिगों 18 वर्ष से कम आयु के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है दोस्तों। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 24-25 में की थी। इस योजना के तहत माता पिता बच्चे के नाम पर प्रतिवर्ष न्यूनतम 1000 रुपए का निवेश कर सकते हैं। मतलब चारों कथन जो आपको दिया हुआ ये चारों सही है, ठीक है। अब इस योजना के बारे में डिटेल देख लीजिए। क्या है आपका? नाबालिगों के लिए एक पेंशन योजना है। शुभारंभ 18 सितंबर 2024 को कहां पर? नई दिल्ली में। शुभारंभ करता कौन था? केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मंत्री कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण। इस योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने की थी कब? 23 जुलाई 2024 को, केंद्रीय बजट 2024-25 में। यह नई पहल शुरू की गई आपका बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। यह योजना संचालित होगी पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA के तहत। अगला क्वेश्चन है, 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। यह रैपिड रेल कहां से कहां तक परिचालित होगी दोस्तों? तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए में क्या है? अहमदाबाद और भुज के बीच। इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल देख लीजिए दोस्तों। आपका ये कब? 16 सितंबर 2024 को शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित और शिलान्यास की गई विकास परियोजनाओं की लागत कितनी थी? 8000 करोड़ रुपए से अधिक, ठीक नहीं? कितनी? 8000 करोड़ रुपए से अधिक। परियोजनाएं किससे संबंधित है? रेलवे, सड़क, बिजली, आवास और वित्त क्षेत्र से। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद और भुज के बीच। याद रखिएगा किसके किसी बीच? अहमदाबाद और भुज के बीच। प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई कई रूटों पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों को। इन वंदे भारत ट्रेनों में शामिल है, देख लीजिए इसका नाम, नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे, आगरा कैंट से बनारस, दुर्ग से विशाखापट्टनम, पुणे से हुबली और वाराणसी से दिल्ली के लिए 20 कोचों वाली पहली वंदे भारत ट्रेन।
प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के सिंगल विंडो आईटी सिस्टम SWITS। प्रश्न अगला है आपका, 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को स्वीकृति प्रदान की। इस मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन आपका ये सब दे रखा है दोस्तों, तो कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही, मतलब आपका उपयुक्त आपका तीनों कथन जो है सही है। वो देख लेते हैं तीनों कथन क्या क्या है। पहला है, अगले 2 वर्षों के लिए मिशन मौसम को स्वीकृति दी गई है। इस अवधि के लिए इस मिशन हेतु कितनी राशि 2000 करोड़ रुपए व्यय की गई है। मुख्य रूप से यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। तीनों कथन आपका उपयुक्त सही, ऑप्शन डी। मिशन मौसम के बारे में इंपॉर्टेंट देख लीजिए चीजें। स्वीकृति प्रदत्त आपका स्वीकृति किसने प्रदान की? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। कब? 11 सितंबर 2024 को। मिशन की अवधि 2 वर्ष है। अवधि के लिए परिव्यय राशि 2000 करोड़ रुपए। लक्ष्य क्या है? भारत को हर मौसम के लिए तैयार और जलवायु स्मार्ट बनाना। अगला प्रश्न है, 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे को सक्षम करने की लागत के लिए बजटीय सहायता की योजना में संशोधन की मंजूरी दी गई। इस योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन दे रखा है आपका, ऑप्शन आपका सी सही है, मतलब 1 और 2 दोनों कथन आपका इसमें सही है। देख लेते हैं क्या है। पहला कथन है, इस योजना की क्रियान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक है। ठीक है। इस अवधि हेतु कुल परिव्यय राशि 12,461 करोड़ रुपए। दोनों कथन आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट डिटेल आप देखिए इसके बारे में। मंजूरी दी गई थी 11 सितंबर 2024 को। मंजूरी किसने प्रदान की? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। संशोधन हेतु प्रस्ताव का विद्युत मंत्रालय द्वारा। योजना की क्रियान्वयन अवधि याद रखिएगा वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक है। इस अवधि हेतु राशि कितनी परिव्यय की गई? आपका 12,461 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन आपका देख सकते हैं कथन कारण वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक आपका सही है। तो एक में क्या दिया है? 9 से 10 सितंबर 2024 के मध्य अबू धाबी UAE के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। ये कथन केवल आपका सही है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल देख लीजिए। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये अबू धाबी UAE के क्राउन प्रिंस है। ये आपका चर्चा में क्यों है? आपका 9 से 10 सितंबर 2024 के मध्य भारत की यात्रा पर रहे। ये क्राउन प्रिंस के तौर पर यह उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा रही है। आपका यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोस्तों इसमें कई सारे जो है आपका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें आपका वाणिज्यिक, आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे आपको उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। उन्होंने 10 सितंबर 2024 को मुंबई में आयोजित भारत UAE बिजनेस फोकस में भी भाग लिया। कब आयोजित हुआ था? 10 सितंबर 2024 को। क्या आयोजित हुआ था? भारत UAE बिजनेस फोकस। इस यात्रा के दौरान 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2024 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। कथन केवल 2 नंबर आपका सही है। 2 नंबर में क्या है? 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में फिरोजाबाद को शीर्ष स्थान प्राप्त हो। बहुत इंपॉर्टेंट है UP PCS प्री एग्जाम के लिए दोस्तों। तो ये आपका देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 ये जारी की गई आपका कब? 7 सितंबर 2024 को। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। इस सर्वेक्षण में IIT कानपुर की मदद ली गई। इस श्रेणी, इसमें आपका श्रेणी 1 के तहत आपका 10 लाख से अधिक आबादी वाले शीर्ष 5 शहर एवं उनके स्कोर तथा रैंक जो है इस प्रकार है, देख लेते हैं। पहले रैंक पर सूरत है आपका 194 रैंक है। जबलपुर दूसरे पर 193 रैंक है। आगरा तीसरे पर है। याद रखिएगा दोस्तों यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 191 रैंक है। लखनऊ भी UP PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कानपुर भी। चौथे रैंक पर लखनऊ है, 189 रैंक है। कानपुर का 5वें रैंक पे 183.8 रैंक है इसका। अब इसमें जो है आपका दिल्ली स्कोर 181 को 7वां, और वाराणसी जो है स्कोर 176.50 को जो आपका 9वां, तथा पटना स्कोर 176 को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। ये आपका पटना वाला BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये वाराणसी वाला UP PCS के लिए। इसमें श्रेणी 2 के तहत 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले शीर्ष 5 शहर कौन कौन से वो देख लीजिए आप लोग। फिरोजाबाद को पहला स्थान प्राप्त हुआ, 197 रैंक स्कोर मिला है, और अमरावती को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ 195। झांसी को तीसरा स्थान 193.50 इसका स्कोर है। गोरखपुर को चौथा रैंक मिला 191.50। नवी मुंबई को 5वां रैंक 190.50 इसका आपका स्कोर है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका देख लीजिएगा UP PCS के लिए भी। इनमें श्रेणी 3 के तहत 5 लाख से कम आबादी वाले शीर्ष 5 शहर कौन कौन से हैं आपका देख लीजिए। रायबरेली पहले रैंक पे आपका 195.50। नलगोंडा दूसरे रैंक पे 187.50। नालागढ़ तीसरे पे है 186.50। तालचेर चौथे रैंक पे 186.3। हल्दिया 5वें रैंक पे 185.2। दूसरा ये अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका A नंबर ऑप्शन सही है,
नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं, कब से कब तक हुआ, 5 से 6 सितंबर 2024 के मध्य हुआ। कहाँ पर, भारत मंडपम नई दिल्ली में। किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महोत्सव को संबोधित किया था। ISA की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में, याद रखिए। ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय महोत्सव सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ, तो ऑप्शन सी सही, मुंबई में। ठीक है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट देख लीजिए, कब से कब तक, 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य। कहाँ पर, मुंबई, महाराष्ट्र में। किसके द्वारा दोस्तों, ये प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से। ठीक है, मुख्य विषय क्या था, विकसित भारत, सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण। अगला क्वेश्चन है आपका कथन वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। सी में पहला और दूसरा दोनों कथन जो है आपका सही है। देख लेते हैं क्या दिया है कथन में। 3 से 5 सितंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई, दारुसलाम और सिंगापुर की यात्रा पर हैं। दूसरा है, यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई दारुसलाम की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। दोनों कथन आपका सही है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल देख लीजिए, कब की थी यात्रा, 3 से 5 सितंबर 2024 के मध्य है दोस्तों। और ब्रुनेई दारुसलाम आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के पहले चरण में 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य इस देश की यात्रा पर रहे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई दारुसलाम की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई दारुसलाम के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई दारुसलाम में भारतीय उच्चायोग के नए चांसली परिसर का उद्घाटन भी किया। और दोस्तों सिंगापुर की यात्रा कब की, 4 से 5 सितंबर 2024 के मध्य आपका यात्रा की, सिंगापुर की यात्रा की। ठीक है, यह प्रधानमंत्री की सिंगापुर की 5वीं यात्रा रही। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री तारेंस बोंग से मुलाकात की दोस्तों। इसके अलावा सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम से भी मुलाकात की। अगला क्वेश्चन, 3 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 के प्रावधानों के संबंध में निम्न विकल्पों में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा सही नहीं है की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, ये सही नहीं है। उत्तर में ऑप्शन नंबर बी है। बी में क्या दिया है, इसमें चार्जशीट दायर करने के 40 दिनों की अवधि के भीतर सजा सुनाने का प्रावधान है। ये सही नहीं है दोस्तों ये। ठीक है, कथन ऑप्शन बी उत्तर होगा। बाकी ये तीनों सही है, ए, सी और डी आपका जो है सही है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डिटेल इसके बारे में। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित हुआ था 3 सितंबर 2024 को। उद्देश्य क्या है आपका, बलात्कार यानी रेप और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना। विधेयक में किए गए प्रावधान क्या है, बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति के लिए फांसी की सजा का प्रावधान यदि पीड़ित की मृत्यु हो जाती है या कोमा में चली जाती है। चार्जशीट दायर करने के 36 दिनों की अवधि के भीतर मृत्युदंड का प्रावधान है। ठीक है, पुलिस द्वारा 21 दिन में जांच पूरा करने का प्रावधान, वैध कारणों से 15 दिनों का विस्तार संभव, अपराधी की मदद करने पर 5 वर्ष की कैद की सजा का प्रावधान है। प्रत्येक जिले में पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाने का प्रावधान है इसमें। अगला क्वेश्चन, 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए डिजिटल कृषि मिशन के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, ये बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही नहीं। क्या दिया हुआ है, परिव्यय राशि 1740 करोड़ रुपए का केंद्रांश शामिल है। बाकी ये ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर सही है। ए में क्या दिया, इस मिशन के लिए परिव्यय राशि 2817 करोड़ रुपए है और इस मिशन की परिकल्पना डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने वाली एक व्यापक योजना के रूप में की गई है। और डी है, इस मिशन के तहत बनाए जाने वाले 3 DPI में एग्रीस्ट्रैक कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और मृदा प्रोफाइल मैपिंग शामिल है। डिजिटल कृषि मिशन के बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट चीज, इस मिशन को मंजूरी दी गई 2 सितंबर 2024 को मंजूरी प्रदत्त आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। परिव्यय राशि 2817 करोड़ रुपए आपका, इस परिव्यय राशि में केंद्र का योगदान 1940 करोड़ रुपए है। इस मिशन की परिकल्पना की गई डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने वाली एक व्यापक योजना के रूप में। और व्यापक योजना में शामिल किया डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करना, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण DGCES को लागू करना और केंद्र राज्य सरकारों और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों द्वारा अन्य IT पहलों को अपनाना। इस मिशन के तहत बनाए जाने वाली 3 DPI आपका एग्रीस्टेक है, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और मृदा प्रोफाइल मैपिंग है 3। ठीक है, याद रखिएगा 3 का नाम।
अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में किसकी अध्यक्षता में संसद की लोक लेखा समिति पीएसी का गठन किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी है आपका केसी वेणुगोपाल की सदस्यता में दोस्तों। तो लोक लेखा समिति का गठन, इसके बारे में देख लेते हैं कब किया गया। अगस्त आपका पीएसी का गठन किया गया अगस्त 2024 में। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। कौन है? ओम बिरला है। समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? वरिष्ठ कांग्रेसी नेता केसी वेणुगोपाल करेंगे। इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। देखिए टोटल आपका कितने हैं? 22 होते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के आपका 7। परंपरागत रूप से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के नेता को बनाया जाता है। यह समिति भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करने वाली समिति है। यह समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है, याद रखिएगा। इसके अलावा भाजपा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। साथ ही भाजपा सांसद वैजयंत पांडा की अध्यक्षता में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में भारत में 3 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल रूप में घोषित किया गया है। इन 3 नए रामसर स्थल के साथ भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? तो ऑप्शन डी सही है, तो 85 हो गई टोटल, 85। अब भारत में 3 नए रामसर स्थल देख लीजिए। 3 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल घोषित किया गया कब? अगस्त 2024 में। घोषित 3 नए रामसर स्थल आपका तमिलनाडु में स्थित नंजरायन पक्षी अभयारण्य तथा काजुवैली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश में स्थित तवा जलाशय, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 85 है, 85। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल आपका तमिलनाडु में है, आपका 18 है टोटल, ठीक है। प्रथम भारतीय रामसर स्थल कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और चिल्का झील ओडिशा वर्ष 1981 में शामिल हुआ था, ठीक है, रामसर स्थल में। सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश कौन है? यूनाइटेड किंगडम है, 175 वहां पर है टोटल रामसर स्थल, और मैक्सिको 142 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो कथन आपका दिया हुआ है, 2 कथन दिया हुआ, ऑप्शन आपका यहाँ पर देखते हैं। उत्तर बी सही है, केवल 2। दूसरा कथन केवल सही है। कथन दूसरा में क्या है? इस योजना के तहत 25 वर्ष की न्यूनतम आरक्षक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा। एकीकृत पेंशन योजना के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए। मंजूरी मिली थी 24 अगस्त 2024 को। मंजूरी प्रदान किसने की थी? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। सुनिश्चित पेंशन आपका 25 वर्ष की न्यूनतम आरक्षक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%, ठीक है। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि के लिए अनुपातिक होगा। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन आपका कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60%, ठीक है। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन जो है आपका न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह। महंगाई सूचकांक में आपका सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर प्रदत्ति है। अगला क्वेश्चन, 10 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के पालघर में उद्घाटित और शिलान्यास की गई परियोजनाओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन डी आपका ये सही नहीं। उन्होंने वेसल कम्युनिकेशन परियोजना का शुभारंभ किया, ये सही नहीं है। बाकी जो आपका तीनों जो है आपका सही है। देख लेते हैं क्या क्या दिया है कथन में। प्रधानमंत्री ने वारवड़ बंदरगाह की आधारशिला रखी, जिसकी कुल परियोजना लागत आपका 76,000 करोड़ रुपए है। आपका बंदरगाह जो है आपका ये जिले के दहानू शहर के पास स्थित है ये बंदरगाह, और प्रधानमंत्री ने लगभग 1560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया था। तो ये वाला जो कथन जो है आपका दोस्तों, ये आपका सही है। ये तीनों कथन सिर्फ आपको डी को छोड़कर, डी जो है कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी नहीं के बारे में बोला है ना। वारवड़ बंदरगाह के बारे में देख लीजिए आप लोग। इस बंदरगाह की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। कहाँ पर? पालघर, महाराष्ट्र में। कब? 30 अगस्त 2024 को। यह बंदरगाह कहाँ स्थित है? पालघर जिले के दहानू शहर के पास स्थित है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 76,000 करोड़ रुपए है। यह बंदरगाह होगा भारत में सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा, ठीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लोकार्पण और शिलान्यास किया आपका 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का भी। इन मत्स्य पालन परियोजनाओं की लागत लगभग 1560 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया आपका नेशनल
रोल आउट ऑफ वेस्टर्न कम्युनिकेशन एंड स्पोर्ट्स सिस्टम का भी। इन परियोजना की लागत लगभग 360 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए, बायो ई3 मतलब अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है दोस्तों। कथन दिया हुआ आपको, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। कथन पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि क्या है देख लेते हैं। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो ई3 यानी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति मंजूरी की गई। इस नीति की मुख्य विशेषताओं में विषयगत क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास तथा उद्यमिता को नवाचार संचालित समर्थन शामिल है। दोनों आपका सही है कथन, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए। मंजूरी आपका 24 अगस्त 2024 मंजूरी किसने प्रदान की? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। किस लिए? जैव प्रौद्योगिकी विभाग के उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए। इस नीति की मुख्य विशेषताओं में शामिल किया विषयगत क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास तथा उद्यमिता को नवाचार संचालित समर्थन। इसमें तीव्रता आएगी दोस्तों जैव विनिर्माण तथा बायो AI हब तथा बायो फाउंड्री की स्थापना करके प्रौद्योगिकी विकास और व्यावसायीकरण में। अगला क्वेश्चन है आपका कथन वाला है, कथनों पर विचार करिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है इसमें। ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब आपका केवल 1 और 3 सही है इसमें। पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो है गलत है। पहला क्या है आपका, 21 से 23 अगस्त 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड एवं यूक्रेन की यात्रा पर हैं। विगत ये देखिए तीसरा में क्या दिया है, वर्ष 1992 में भारत यूक्रेन के बीच रासायनिक संबंध स्थापित होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही, केवल पहला और तीसरा इसमें जो है आपका सही, दूसरा जो है गलत है दोस्तों। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल देख लीजिए। पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा प्रधानमंत्री की कब हुई थी? 21 से 23 अगस्त 2024 के मध्य। पोलैंड की यात्रा 21 से 22 अगस्त 2024 के मध्य इस देश की यात्रा पर है दोस्तों। 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है दोस्तों। भारत और पोलैंड के बीच 1954 से राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे दोस्तों। और इस यात्रा के दौरान उन्होंने पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क तथा राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात की दोस्तों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड की राजधानी वार्सा में औपचारिक स्वागत किया गया। यूक्रेन की यात्रा आपका 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की यात्रा पर हैं। और दोस्तों 1992 में भारत यूक्रेन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली यात्रा है, ठीक है। यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। याद रखिएगा राष्ट्रपति का नाम। इस दौरान आपका प्रधानमंत्री ने यूक्रेन सरकार को 4 भीष्म यानी कि सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल क्यूब्स सौंपे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निम्नलिखित समझौते पर आपका हस्ताक्षर हुए। कृषि एवं खाद्य उद्योग के क्षेत्र में सहयोग समझौता, चिकित्सा मदद के लिए दोस्तों हुआ। और दोनों देशों के बीच वर्ष 2024 से 28 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम के लिए समझौता हुआ। अगला प्रश्न है आपका, अगस्त 2024 में किसने चिकित्सा से संबंधित पेशेवर की सुरक्षा है तो 10 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल NTF गठित किया दोस्तों। ऑप्शन ए सही है, उच्चतम न्यायालय ने। तो इसके बारे में देखते हैं कब 20 अगस्त 2024 को गठित किया, किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा। आपका उच्चतम न्यायालय ने आपका पश्चिम बंगाल में कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले की स्वतः संज्ञान सुनवाई करते हुए इस कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल चिकित्सा से संबंधित पेशेवरों की सुरक्षा, भलाई तथा अन्य संबंधित मामलों की जांच करेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन वाला क्वेश्चन है। कथन आपका दे रखा है, ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही। ऑप्शन नंबर ए सही है उत्तर। ऑप्शन ए में क्या दिया है? केवल एक, पहला कथन केवल। पहला कथन क्या है? 20 अगस्त 2024 को तीसरा भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ दोस्तों। ये आपका कथन सही, बाकी दूसरा जो है गलत है। ये 2+2 के बारे में देख लेते हैं, कब हुआ था? 20 अगस्त 2024 को। कहाँ? नई दिल्ली में हुआ। भारतीय पक्ष की ओर से किसने भाग लिया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने। जापानी पक्ष की ओर से भाग किसने लिया? रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री योको कामिकावा ने। वर्तमान में भारत के 4 प्रमुख राजनयिक साझेदारों यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा रूस के साथ 2+2 संवाद है दोस्तों। याद रखिएगा चारों का नाम। अगला क्वेश्चन है 19 से 21 अगस्त 2024 के मध्य। ये कथनों पर विचार करना है, ये कथन वाला प्रश्न है ये भी, ठीक है। कौन सा सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन। तो 19 से 21 अगस्त 2024 के बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। दूसरा है, इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 9 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोनों कथन सही है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, कब 19 से 21 अगस्त 2024 के मध्य यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री के रूप में। यह उनकी पहली भारत यात्रा थी दोस्तों, ठीक है।
और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट भी गए थे। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात भी की। 9 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोस्तों इस दौरान दोनों देशों के बीच प्रमुख घोषणाएं कुछ हुई थी। मलेशिया को 2 लाख मैट्रिक टन सफेद चावल का विशेष आवंटन करेगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में मलेशिया संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान UTAR मलेशिया में आयुर्वेद चेयर की स्थापना होगी। इसको लेकर समझौता। अगला क्वेश्चन, 16 अगस्त 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के लिए आम चुनाव 2024 कार्यक्रम की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। दोस्तों कौन सा कथन सही है ये बताना। ऑप्शन B सही है उत्तर में, तो केवल 2 और 3 दूसरा और तीसरा कथन सही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 1 चरण में होगा, ये सही है। तीसरा है आपका मतगणना 8 अक्टूबर 2024 को होगी, ये सही है। ये वाला गलत है, ठीक है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ देखिए, कब आपका हुआ था? 16 अगस्त 2024 को हुआ था हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए आम चुनाव, ठीक है। किसके द्वारा? भारत निर्वाचन आयोग। हरियाणा में कुल सीट 90 है। SC के लिए आरक्षित सीट आपका 17 है। मतदान कब होगा? 1 चरण में होगा दोस्तों। मतदान तिथि 1 अक्टूबर 2024। हालांकि 31 अगस्त 2024 को चुनाव आयोग द्वारा इस तिथि में परिवर्तन की घोषणा की गई, जिससे अब मतदान तिथि 5 अक्टूबर 2024 हो गई थी, ठीक है। मतगणना तिथि 8 अक्टूबर 2024 है। जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं। कुल विधानसभा सीट 90 है। आपका मतदान होगा 3 चरणों में। प्रथम चरण 24 सीटों के लिए मतदान तिथि आपका 18 सितंबर 2024 को हुआ था। द्वितीय चरण आपका 26 सीटों के लिए मतदान कब हुआ था? 25 सितंबर 2024। तीसरे चरण के लिए 40 सीटों के लिए मतदान तिथि 1 अक्टूबर 2024 और मतगणना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 2024 को। अगला क्वेश्चन, इंडिया रैंकिंग्स 2024 से संबंधित कथन पर विचार करना है दोस्तों। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन में ऑप्शन A नंबर दिया। ऑप्शन ए में आपका केवल पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो है कथन गलत है। देखते हैं पहला में क्या है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF के तहत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर जारी एक रैंकिंग है। तीसरा क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु विश्वविद्यालय की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा। ये दोनों सही है, पहला और तीसरा, और दूसरा जो है गलत है कथन, ठीक है। इंडिया रैंकिंग 2024 कब जारी की गई? 12 अगस्त 2024 को। किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। संस्करण 9वां संस्करण था। क्या है आपका ये? यह राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF के तहत देश के उच्च शिक्षित संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग है। समग्र आपका ओवरऑल श्रेणी में 5 शीर्ष संस्थान कौन कौन से? आपका IIT मद्रास था पहले नंबर पर, चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। IIT मद्रास चेन्नई तमिलनाडु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक, IIT बॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र, IIT दिल्ली नई दिल्ली, ठीक है। 5वें पर IIT कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ये यूपी 5वें पे टॉप 5 में स्थान है। विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष 3 संस्थान कौन से? पहला है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक, जो दूसरा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU नई दिल्ली, जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली। कॉलेज की श्रेणी में शीर्ष संस्थान कौन से हैं? हिंदू कॉलेज दिल्ली। अनुसंधान की श्रेणी में शीर्ष संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु कर्नाटक। इंजीनियरिंग श्रेणी में देखा जाए तो IIT मद्रास, प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद गुजरात, फार्मेसी श्रेणी में आपका जामिया हमदर्द नई दिल्ली, मेडिकल श्रेणी में टॉप पर एम्स दिल्ली नई दिल्ली में, लॉ श्रेणी में टॉप पर आपका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटक, और डेंटल श्रेणी में टॉप पर आपका सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई तमिलनाडु। आर्किटेक्चर की एवं प्लानिंग श्रेणी में टॉप पर IIT रुड़की उत्तराखंड। एग्रीकल्चर एवं एलाइड सेक्टर श्रेणी में आपका टॉप पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। नवाचार श्रेणी में टॉप पर IIT बॉम्बे। ओपन यूनिवर्सिटी श्रेणी में टॉप पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी IGNOU नई दिल्ली। स्किल यूनिवर्सिटी श्रेणी में टॉप पर आपका सिम्बियोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी की श्रेणी में टॉप पर अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों का 28वां सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑप्शन डी सही है, नई दिल्ली में दोस्तों। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट देख लीजिए, कब से कब तक हुआ? 12 से 13 अगस्त 2024 के मध्य। कहाँ पर? डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जनपथ नई दिल्ली में। किसके द्वारा? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। मुख्य विषय क्या था? निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग, राज्य सांख्यिकी प्रणालियों को मजबूत करना, ये मुख्य विषय था। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन वाला है दोस्तों। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें तो केवल पहला कथन सही है, ठीक है। 7 से 11 अगस्त 2024 के मध्य 28वां दिल्ली पुस्तक मेला 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ये कथन आपका सही है, दूसरा जो है गलत है। इसके बारे में देखिए, आपका कब से कब तक हुआ था? 7 से 11 अगस्त 2024 के मध्य। कहां पर? भारत मंडपम नई दिल्ली में। किसके द्वारा? द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के यानी कि FIP के सहयोग से भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO द्वारा।
थीम क्या थी? भारतीय पुस्तकों का वैश्विक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुयान विधेयक 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है ये बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बी में क्या है? केवल दूसरा कथन सही है। दूसरा में क्या है? यह विधेयक विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा, ये सही है। दूसरा है, पहला वाला गलत है। भारतीय वायुयान विधेयक पारित कब हुआ था? लोकसभा द्वारा पारित हुआ था। कब? 9 अगस्त 2024 को। यह विधेयक स्थान लेगा विमान अधिनियम 1934 का। उपदेश क्या? वायुयान की परिकल्पना, विनिर्माण, अनुरक्षण, कब्जे, उपयोग, पर प्रचालन, विक्रय, आयात और निर्यात के नियंत्रण के विनियामक और उसके संसद और उसके अनुषांगिक विषयों का उपबंध करना। विधेयक के अनुसार आपका नागरिक उन्नयन निदेशालय DGCA या नागरिक उन्नयन सुरक्षा ब्यूरो BCS के आदेश के खिलाफ अपील केंद्र सरकार के समक्ष की जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, कथन कारण वाला है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन सी, मतलब पहला और दूसरा दोनों कथन जो है आपका सही। पहला में क्या है? कथन में 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ले की राजकीय यात्रा पर नहीं। दूसरा है, या भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष की फिजी और तिमोर लेस्ते की पहली यात्रा थी। दोनों कथन आपका सही है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ देख लीजिए। कब की थी यात्रा? 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य। फिजी की यात्रा 5 से 6 अगस्त 2024 के मध्य। राष्ट्रपति फिजी के दौरे पर नहीं। या भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष की फिजी का पहला दौरा है, ठीक है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियमे मैवलीली कातो निविरे और प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। उन्होंने फिजी के सांसद को भी संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी मिला था। कौन सा? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था उन्हें। न्यूजीलैंड की यात्रा पर कब रही? अपनी यात्रा के दूसरे चरण में वह 7 से 9 अगस्त के बीच 2024 के मध्य न्यूजीलैंड की यात्रा पर रही। इस यात्रा के दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल डैम सिंडी कीरो और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की। उन्होंने यहाँ एक शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित किया था। तिमोर लेस्ले की यात्रा, अपनी यात्रा के तीसरे व अंतिम चरण में 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ले की यात्रा पर नहीं दोस्तों। या भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष की तिमोर लेस्ले की पहली यात्रा है यह, ठीक है। उन्होंने तिमोर लेस्ले के राष्ट्रपति जोस रामोस हार्ता और प्रधानमंत्री जनाना गुस्माओ से मुलाकात की थी। इसके अलावा भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने उन्हें आपका देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से भी सम्मानित किया गया दोस्तों। किसे दोस्तों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अगला क्वेश्चन कथन वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन तो कौन सा सही है ये बताना। ऑप्शन ए नंबर सही है उत्तर में। ऑप्शन ए में क्या दिया? केवल 1 और 2, दोनों दो आपका पहला और दूसरा कथन सही। तीसरा जो है गलत है इसमें। पहला में क्या है? 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के मध्य वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम विन चिन भारत की राजकीय यात्रा पर हैं, ये सही। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 9 समझौते हुए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं आपको कब रहे यात्रा पर। 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक। और दोस्तों ये 1 अगस्त 2024 को उनका राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया, जिसके बाद वह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट गए दोस्तों। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की दोस्तों, जगदीप धनखड़ से भी। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। वार्ता में कुल मिलाकर 9 समझौते किए गए दोस्तों, ठीक है। भारत वियतनाम द्विपक्षीय व्यापार 15 अरब डॉलर तक पहुंच गया है दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम होगा, भारत और वियतनाम के बाद वर्ष 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 को उद्घाटित डिजिटल शक्ति केंद्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी में पहला और दूसरा 2 कथन सही है, दोनों कथन सही है। पहला क्या दिया है? 5 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने नई दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र राष्ट्रीय महिला आयोग के साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया है। दोनों कथन ये डिजिटल शक्ति केंद्र के बारे में देख लीजिए। उद्घाटन 5 अगस्त 2024 कहाँ पर? नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष आपका रेखा शर्मा ने। यह केंद्र शुरू किया आपका राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से। अगला प्रश्न है, 3 अगस्त 2024 को असम में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण शुरू हुआ। इस सेमीकंडक्टर इकाई के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ए में केवल पहला कथन सही है। पहला कथन में है, इस सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से किया जा रहा है। तो दोस्तों आपका असम में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण प्रारंभ हुआ। निर्माण की शुरुआत कब हुई? 3 अगस्त 2024 को निर्माण की शुरुआत का समारोह आयोजित किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और टाटा सन्स लिमिटेड के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन की उपस्थिति में इस इकाई का निर्माण किया जा रहा है। असम के
जगी रोड में दोस्तों। इकाई की स्थापना 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से की जा रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ए में दिया है केवल पहला और तीसरा सही है, यानी कि दूसरा जो है गलत है, पहला और तीसरा सही है। पहले में क्या है, संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया, ये सही है। तीसरा है हरिभाऊ किशन राव वांगड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया है, दोनों कथन सही है। अब देख लीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए राज्यपाल कौन कौन नियुक्त हुए हैं, अगस्त कब, 28 जुलाई 2024 को नियुक्त किए गए। कौन कौन से देख लीजिए, आपका नियुक्त राज्यपाल व्यक्ति एक तरफ राज्य है, हरिभाऊ किशन राव वांगड़े ये राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जिष्णु देव वर्मा ये तेलंगाना के, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम, संतोष कुमार गंगवार झारखंड, रमेश डेका छत्तीसगढ़, CH विजयशंकर मेघालय, CP राधाकृष्ण महाराष्ट्र, गुलाब चंद्र कटारिया पंजाब संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी नियुक्त हुए हैं। ये लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आपका असम मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हें मिला है दोस्तों। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने के कैलाश नाथन को पुडुचेरी का उपराज्यपाल भी नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में द्वितीय राष्ट्रीय शल संगोष्ठी सौसूत्रम 2024 कहाँ आयोजित हुई थी, तो ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली में दोस्तों। तो सौसूत्रम क्या है आपका, 2024 द्वितीय राष्ट्रीय शल्य संगोष्ठी है, यह आपका कब हुआ था, 13 से 15 जुलाई 2024 के मध्य, कहाँ पर, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली में दोस्तों। और ये दोस्तों, ये आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के पृष्ठता हैं दोस्तों। और यह कार्यक्रम जो दोस्तों शल्य चिकित्सा के जनक महान चिकित्सा सुश्रुत की जयंती 15 जुलाई के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहिदम्स अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल पहला कथन जो है सही। पहला कथन में क्या दिया है, 26 जुलाई 2024 को मोहिदम्स अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की घोषणा की गई, कब, 26 जुलाई को दोस्तों। ये कहाँ स्थित है, असम में स्थित है दोस्तों। आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल 26 जुलाई 2024 को इस संबंध में घोषणा की गई नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में, 46 सत्र में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारत की 43वीं संपत्ति है दोस्तों। आपका मोहिदम्स के बारे में आपका यह पूर्वोत्तर भारत में ताई अहोम द्वारा निर्मित एक शाही टीला दफन स्थल है, जो पूर्वी असम में पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। ये दफन टीले ताई अहोम द्वारा पवित्र माने जाते हैं और इनकी अनूठी अंत्योष्टि प्रथाओं को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ने किस देश को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना। ऑप्शन ए सही है, भारत को। तो देख लीजिए क्या है ये आपका दोस्तों, 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भागीदारों द्वारा स्थापित 3 आपूर्ति श्रृंखला निकायों में से एक है। इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जो है आपका जुलाई 2024 में हुआ। इसका उपाध्यक्ष किसे चुना गया, भारत को चुना गया। इसका अध्यक्ष चुना गया संयुक्त राज्य अमेरिका को। कार्यकाल होगा 2 वर्ष का। IPEF भागीदारों द्वारा स्थापित 2 अन्य निकाय कौन से हैं आपका, संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क और श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड। संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए हैं क्रमशः कौन कौन, कोरिया गणराज्य और जापान को चुना गया है। श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया, संयुक्त राज्य अमेरिका को। इस बोर्ड का उपाध्यक्ष चुना गया फिजी को। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में जारी चौथे SDG भारत सूचकांक 2023-24 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन जो है आपका इसमें सही है, ये देखना है। ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन बी में दिया है केवल दूसरा और तीसरा कथन सही, देख लेते हैं। दूसरा में दिया है, इसके अनुसार देश के लिए समग्र SDG स्कोर 2023-24 के लिए 71 है। तीसरा है आपका वर्ष 2018 और 2023-24 के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। स्कोर में स्कोर में आपका 25 अंक की वृद्धि है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यह सूचकांक कब जारी हुआ था, 12 जुलाई 2014। तो किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा। इसमें संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 16 के संदर्भ में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को 1 से 100 के पैमाने पर मापा गया है। यदि कोई राज्य केंद्र शासित प्रदेश 100 का स्कोर प्राप्त करता है तो यह दर्शाता है कि उसने लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारत का समग्र स्कोर जो है इसके अनुसार वर्ष 2018 में 57 से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 66 और 2023-24 में 71 हो गया है दोस्तों, याद रखिएगा। राज्यों के लिए SDG स्कोर वर्ष 2023-24 में 57
से 79 तक है। इसके अनुसार 2018 और 2023-24 के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। स्कोर 25 अंकों में वृद्धि है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जम्मू कश्मीर का स्थान आता है 21 नंबर, 21 आपका अंक है आपका। उत्तराखंड 19 अंक है, सिक्किम का 18 अंक है, हरियाणा का 17 अंक है, असम, त्रिपुरा और पंजाब का प्रत्येक 16 अंक है, मध्य प्रदेश और ओडिशा का 15-15 अंक है। इसका इस सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड एवं केरल, स्कोर 79 और संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है दोनों को। इसमें शामिल अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, स्कोर 77 को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश स्कोर 67 अग्रणी श्रेणी में शामिल हुआ है, याद रखिएगा, यूपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, बैंकॉक में। कब से कब तक हुआ था? 11 से 12 जुलाई 2024 के मध्य कहां पर? नई दिल्ली में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की मेज। ये बिम्स्टेक क्या है दोस्तों? बहुआयामी सहयोग के लिए दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। स्थापना हुई थी इसकी बिम्स्टेक की 6 जून 1997 को। सचिवालय आपका ढाका, बांग्लादेश में। वर्तमान महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे हैं आपका। कुल 7 सदस्य देश कौन कौन से? बांग्लादेश है, भूटान है, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका तथा थाईलैंड है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस हादसे की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया? तो ऑप्शन सी नंबर सही है, सी में न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में। तो आपका कब हुआ था? 3 जुलाई 2024 को ये गठन हुआ था इसका। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अध्यक्षता दी गई इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को। आयोग के अन्य सदस्यों में शामिल कौन है? पूर्व IAS अधिकारी हेमंत राव तथा पूर्व IPS अधिकारी भावेश कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन कथन वाला है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल पहला और तीसरा सही है। पहले में क्या दिया हुआ है? 8 से 10 जुलाई 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस एवं ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहे। और तीसरा में दोस्तों दिया हुआ है, इस यात्रा के दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में सह अध्यक्षता की। रूस और ऑस्ट्रिया यात्रा देखते हैं प्रधानमंत्री की कब हुई थी? 8 से 10 जुलाई 2024 के मध्य रूस की यात्रा से संबंधित तथ्य आपका हुए 8 से 9 जुलाई 2024 के मध्य रूस की यात्रा पर रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव तथा उनका औपचारिक स्वागत किया। ठीक है, इस यात्रा के दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में सहअध्यक्षता की। सम्मेलन के उपरांत दोनों देशों के बीच 9 समझौते पर हस्ताक्षर हुए दोस्तों। और ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान और लॉजिस्टिक के मामले में आपका हस्ताक्षर हुआ। इसके अलावा आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता न्यायालय के बीच सहयोग समझौता हुआ। ये आपका भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद और अखिल रूस सार्वजनिक संगठन बिजनेस रूस के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। इस दौरान उन्होंने रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द पोस्टल से भी सम्मानित किया। ऑस्ट्रिया की यात्रा 9 से 10 जुलाई 2024 के मध्य यात्रा की। ये 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। ये पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1955 में तथा इंदिरा गांधी ने वर्ष 1983 में इस देश की यात्रा की थी। गौरतलब है कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1949 से स्थापित हुए थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहम्मर से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन से भी मुलाकात की। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई में शिलान्यास और लोकार्पण की गई विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं कौन सा कथन। ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त कथन, उपयुक्त सभी कथन जो है सही। पहला कथन है आपका 13 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री ने मुंबई में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और दूसरा है, उन्होंने थाणे बोरीवली सुरंग परियोजना की आधारशिला भी रखी। तीसरा कथन है, लोकमान्य तिलक टर्मिनल के नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 एवं 11 के विस्तार को राष्ट्र को समर्पित किया। चौथा है, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ किया। चारों कथन जो है आपका सही है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण देख लीजिए आपका 13 जुलाई 2024 को किया गया। और परियोजनाओं की लागत 29,400 करोड़ रुपए से अधिक है। परियोजना किससे संबंधित है? सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र से। आधारशिला रखी गई किसकी किसकी? प्रधानमंत्री द्वारा थाणे बोरीवली ट्विन सुरंग परियोजना, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना में सुरंग निर्माण कार्य और नवी मुंबई के तुर्भे और कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग और गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो
टर्मिनल का। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया किसे? लोकमान्य तिलक टर्मिनल के नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म 10 और 11 के विस्तार को। प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ की गई योजना मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का भी शुभारंभ किया गया इस दौरान। इस योजना की राशि कितनी है? परिव्यय राशि लगभग 5,600 करोड़ रुपए। योजना का नाम क्या है? एक परिवर्तनकारी इंटर्नशिप कार्यक्रम इस योजना का नाम है। इस योजना का उद्देश्य क्या? 18 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं को कौशल संवर्धन और उद्योग में अनुभव के अवसर प्रदान करके युवाओं के बीच बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर। ये बोरीवली थाने बोरीवली सुरंग परियोजना के बारे में देख लीजिए। इस परियोजना की लागत 16,600 करोड़ रुपए है। थाने और बोरीवली के बीच यह ट्विन ट्यूब सुरंग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से गुजरेगी। 5 जुलाई 2024 को भारतीय रेलवे के गति शक्ति विश्वविद्यालय GSB बड़ौदा और एयरबस के बीच एरोस्पेस शिक्षा अनुसंधान के लिए समझौता हस्ताक्षर हुआ है। समझौते में पूरे कार्यक्रम के दौरान क्या शामिल नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हो, क्या शामिल नहीं है की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी इसमें आंसर होगा। GSB के कुलाधिपति के लिए एयरबस के प्रबंधक की नियुक्ति, ये आपका सही है। GSB बड़ोदरा आपका एयरबस के मध्य समझौता हुआ था। दोनों के मध्य समझौता कब हुआ था? 5 जुलाई 2024 को। किस लिए हुआ? एयरोस्पेस शिक्षण और अनुसंधान के लिए। उद्देश्य क्या है? भारतीय विमानन क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करना। समझौते पर हस्ताक्षर आपका रेल भवन नई दिल्ली में हुआ था। इस समझौते में पूरे कार्यकाल के दौरान शामिल हैं आपका GSB के 40 छात्रों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति कार्यक्रम, GSB में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना और GSB में एयरबस एविएशन चेयर प्रोफेसर पद की स्थापना। इसके अलावा दोनों साझेदारी करेंगे आपका विमानन क्षेत्र में कार्यरत पेशेवर के विशेष प्रशिक्षण के लिए। गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा की स्थापना संसद के एक कानून के माध्यम से कब की गई थी? वर्ष 2022 में की गई थी। उद्देश्य क्या था स्थापना का? संपूर्ण परिवहन और रसद क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की जनशक्ति और प्रतिभा का निर्माण करना। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय जो प्रायोजित है रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया। एक संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो कौन सा कथन सही? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर होगा सही है। सी में पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। पहला कथन दिया है 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया। दूसरा है आपका NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने घोषणा की कि यह देश में अभ्रक खनन में बाल श्रम की आपूर्ति श्रृंखला को खत्म करने का पहला प्रयास है। दोनों कथन जो है दोस्तों आपका सही है। तो झारखंड की अभ्रक खदानें जो है आपका कब मुक्त घोषित हुई बाल श्रम से? तो 5 जुलाई 2024 को घोषणा किसने की? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। घोषणा कब की गई? घोषणा की गई झारखंड के कोडरमा में आयोजित एक कार्यक्रम में। NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो द्वारा की गई घोषणा। यह देश के अभ्रक खनन में बाल श्रम की आपूर्ति श्रृंखला को खत्म करने का पहला प्रयास है। 4 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2024 की किन धाराओं को 5 जुलाई 2024 को लागू करने के लिए राजपत्रित अधिसूचना जारी की? तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन बी में दिया धारा 6, 8, 48 और 59B। ठीक है। केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2023 को कुछ धारा को लागू करने के लिए अधिसूचना कब जारी की? 4 जुलाई 2024 को। लागू की जाने वाली धाराएं कौन है? धारा 6, 8, 48 और 59B। ये धाराएं लागू होंगी 5 जुलाई 2024 से। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या? दूरसंचार सेवा एवं दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और परिचालन, स्पेक्ट्रम का आवंटन और उससे जुड़े मामलों से संबंधित विधि को संशोधित और समेकित करना। निरस्त करता है यह अधिनियम किसको निरस्त करता है? भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 को। अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी आपका 24 दिसंबर 2023 को मिली थी। 26 जून 2024 से पहले इस अधिनियम की लागू धाराएं क्या थी? धारा 1, 2, 10, 30, 42, 44, 46, 47, 50, 58, 61 और 62। 5 जुलाई 2024 को लागू की धाराओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? आपका स्पेक्ट्रम का वांछित उपयोग। इस अधिनियम द्वितीयक कार्यभार, साझाकरण, व्यापार, पट्टे और स्पेक्ट्रम के समर्पण जैसी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से दुर्लभ स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग हेतु कानूनी ढांचा प्रदान करता है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 जुलाई 2024 को किसकी अध्यक्षता में गठित जलवायु वित्त से संबंधित विशेषज्ञ समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट IFSCA को सौंपी? तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, ध्रुव पुरकायस्थ ने। इस समिति का गठन 21 दिसंबर 2023 को IFSCA द्वारा किया गया था। समिति के अध्यक्ष जो है आपका अबू पुरकायस्थ निदेशक विकास एवं संस्थागत उन्नति, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद है आपका दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, जून 2024 में स्टील स्लैग रोड पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन डी सही है, नई दिल्ली में।
तो आपका इसके बारे में देखिए कब किया गया, 29 जून 2024 को। कहाँ पर, नई दिल्ली में। किसके द्वारा, नई दिल्ली स्थित ISIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान एवं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा इस्पात मंत्रालय भारत सरकार एवं नीति आयोग के सहयोग से। मुख्य विषय क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है आपका, सस्टेनेबल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन वेस्ट टू हेल्थ। स्टील टैक्स क्या है आपका, स्टील स्लैग क्या है दोस्तों आपका, यह स्टील निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला एक प्रमुख ठोस अपशिष्ट है आपका, सॉलिड वेस्ट है ये, ठीक है। प्रति टन स्टील उत्पादन में लगभग 200 से 300 किलोग्राम स्टील स्लैग उत्पन्न होता है। अप्रैल 2022 में हजीरा यानी सूरत, गुजरात में भारत की पहली स्टील स्लैग रोड का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, 28 जून 2024 को किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित 2 जियो पोर्टल ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए भुवन पंचायत संस्करण 4.0 पोर्टल आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस NDEM संस्करण 5.0 लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया दोस्तों। कब लॉन्च किया, 28 जून 2024 को लॉन्च आपका केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। दोनों जियो पोर्टल विकसित किया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया है ये। और भुवन पंचायत जियो पोर्टल संस्करण 4.0 का वर्तमान संस्करण है ये, और यह ऑनलाइन भू स्थानिक डेटा और सेवा प्रसार प्लेटफॉर्म है ये। जून 2024 में, अगला प्रश्न है, जून 2024 में पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया पैसिफिक 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, कोच्चि में। तो दोस्तों इसके बारे में देखते हैं, कब से कब तक, 26 से 28 जून 2024 के मध्य आयोजित किया गया। कहाँ? कोच्चि, केरल में। मुख्य विषय क्या है? फार्मर सेंट्रिक इनोवेशंस इन डेयरिंग। अगला क्वेश्चन है, कथन है आपका ये, कौन सा कथन सही है ये बताना। ऑप्शन नंबर ए सही, केवल पहला कथन सही है। 24 से 28 जून 2024 के मध्य 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। ये कथन आपका सही है दोस्तों। और कब हुई थी आपका? 24 से 28 जून 2024 के मध्य। कहाँ पर? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। मुख्य विषय क्या है? शुगर एंड बायो एनर्जी इमर्जिंग विस्तार। इसकी मेजबानी भारत द्वारा की गई। ISO परिषद ने भारत को वर्ष 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष नामित किया है। इसका मुख्यालय लंदन UK में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जून 2024 में NTA के माध्यम से परीक्षाओं में के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने हेतु किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में दोस्तों। तो कब किया गया? 22 जून 2024 को। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन है। इनके सदस्यों में कौन कौन शामिल है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली, प्रोफेसर BJ राव, कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद, प्रोफेसर राममूर्ति के, प्रोफेसर एमेरिट्स सिविल इंजीनियरिंग विभाग IIT मद्रास, पंकज बंसल सह संस्थापक पीपल स्ट्रांग और बोर्ड सदस्य कर्मयोगी भारत, प्रोफेसर आदित्य मित्तल डीन स्टूडेंट अफेयर्स IIT दिल्ली, गोविंद जायसवाल संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। अगला क्वेश्चन कथन वाला है दोस्तों, कौन सा कथन सही है ये बताना। ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन सही है। 21 से 22 जून 2024 के मध्य बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की राजकीय यात्रा पर रहीं। ये कथन आपका केवल दोस्तों सही है। कब से कब तक यात्रा पर रहीं? 21 से 22 जून 2024 के मध्य। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद भारत में सरकार बनने के बाद उनकी यह पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा है दोस्तों। इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान की 17वीं 17th किस्त जारी की? तो ऑप्शन सी, वाराणसी से जारी की दोस्तों। ऑप्शन सी सही है। और ये जारी कब की? 18 जून 2024 को। कहां? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। जारी करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने यह किस्त जारी की उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किसान सम्मेलन के दौरान। जारी की गई राशि 20,000 करोड़ रुपए से अधिक। यह राशि उन्होंने जारी की लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रथम प्रमाण पत्र प्रदान किया आपका स्वयं सहायता समूहों SHG की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी के रूप में। कृषि सखी कन्वर्जेंस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या आपका? कृषि सखी के रूप में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण भारत को बदलेगा, जिसमें कृषि सखियों को पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करना शामिल है। अगला प्रश्न, 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। इसका आयोजन 15 से 21 जून 2024 के मध्य मुंबई में किया गया। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1990 में हुई थी। दोनों कथन सही है।
तो कब आपका 15 से 21 जून 2024 के मध्य किया गया आयोजन, कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र में, किसके द्वारा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है कथन वाला है, कौन सा कथन सही है दोस्तों ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब पहला और दूसरा दो कथन इसमें सही, तीसरा जो है गलत है कथन। 10 जून 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों के आवंटन का निर्देश दिया गया। इसके अनुसार शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री बने। तो दोनों आपका कथन सही, तीसरा जो है इसमें गलत है कथन। नए केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था आपका कब, 10 जून 2024 को, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आपको प्रधानमंत्री तथा निम्न मंत्रालयों के प्रभारी, क्रमिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री देख लीजिए कौन कौन, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, नितिन जयराम गडकरी आपका सड़क परिवहन और राज्य मंत्री, जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं, शिवराज सिंह चौहान कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री, आपका मनोहर लाल खट्टर आवासन और शहरी कार्य मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री, HD कुमारस्वामी आपका भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, आपका राजीव रंजन सिंह उर्फ आपका ललन सिंह आपका पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल आपका पत्तन पोत परिवहन और